नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पर्वत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इतना विस्तार से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। आप साथ में नोट्स को भी बनाते चलें। सभी फिगर को आराम से समय लेकर बनाएं, क्योंकि ज्योग्राफी में फिगर पर ही लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आपका क्लियर कंसेप्ट हो गया तो फिर आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों, 66वीं बीपीएससी जीके सीरीज में हमारा हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ज्योग्राफी में लेसन 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, या लेसन 2 है। इसमें हम लोग पर्वत निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार से पर्वत के प्रकार होते हैं उन्हें जानेंगे। हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के जो पर्वत होंगे उन सभी को देखेंगे और उनसे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लगातार आप इस सीरीज से बने रहें, और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पर्वत। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ चीज़ को समझना जरूरी है। आप जरा ध्यान से देखें। मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये यह लाइन अर्थ सरफेस है, ठीक है, पृथ्वी का सतह है। इससे 100 किलोमीटर तक ये जो लेयर बना, इसे हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ध्यान रखें आप, ठीक है। फिर ये 0 से 100 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब इससे जब 400 किलोमीटर नीचे आएंगे, 100 से जब 400 किलोमीटर नीचे आएंगे दोस्तों, तो यह जो परत है इसे बोला जाएगा एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये दो बात आप ध्यान में रखें, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें आप, सवाल पूछा जाता है सब। रेडियोधर्मी पदार्थ ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर का दबाव है और नीचे में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एनर्जी मिलती है, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो एस्थेनोस्फीयर में या दुर्बलता मंडल में संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। संवहनीय धारा मतलब जो ऊर्जा है ये इस तरह से गति करती है, मतलब गर्म चीज ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से ठंडी चीज नीचे आ रही है। इस प्रकार से संवहनीय धाराओं का इसमें निर्माण होता है। और यहाँ टेम्परेचर लगभग 1900 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना तापमान होने के कारण यहाँ की जो वस्तु होती है, जो भी चीज़ें यहाँ पाई जाती है, वह गलित अवस्था में होती है, ठीक है, द्रव अवस्था में होती है। पूरी तरह से द्रव नहीं कहें आप, शहद के टाइप में होती है, मेल्ट। और इसके बीच में ही, अर्थात देखिए, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में यहाँ पर देखिए प्लेटें पाई जाती है, ठीक है। प्लेटें इसके बीच में पाई जाती है। अब यहाँ पर सभी चीज गलित अवस्था में है, ठीक है, और यहाँ संवहनीय धाराओं का निर्माण हो रहा है। तो क्या होगा, देखिए, ये अगर ऐसे मूव करेगा और इधर से ऐसे मूव करेगा तो प्लेटों में भी गति उत्पन्न होगी। और प्लेटों में जब गति उत्पन्न होगी तो आपको पता है, या तो पर्वत का निर्माण होगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी बनेगा, टापू द्वीप का निर्माण होगा। ये सब चीज होता है। कैसे होता है इसको भी देखेंगे आगे। इतनी बात आप, उम्मीद है, समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्लेट को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आपका महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, जिसके ऊपर महाद्वीप स्थित है।
दूसरा है महासागरीय प्लेट, ठीक है, जिस प्लेट के ऊपर सागर है। अब देखिए सागर जो है, इस प्लेट महासागरीय प्लेट की जो है चौड़ाई है ये महाद्वीपीय प्लेट से कम होती है। तो कितना कम होती है? तो पहले ध्यान रखें आप, महाद्वीपीय प्लेट की चौड़ाई जो है लगभग 30 to 35 किलोमीटर होती है, ठीक है, जबकि ओशियनिक प्लेट की जो चौड़ाई है ये 8 से 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया वो आपको यहाँ फिगर में निश्चित ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप अगर फिगर को देखें, फिगर को बना लें, तो देखिए दोस्तों ये वाला जो स्थल मंडल है इससे 100 किलोमीटर नीचे तक जो है एक लेयर है जिसे हम लोग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोलते हैं। फिर देखिए इस 100 से जब आप नीचे आइएगा 400 किलोमीटर तक, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो मंडल है इसे दुर्बलता मंडल बोलते हैं। यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और तापमान में बढ़ोतरी होती है, तापमान में बढ़ोतरी जिससे प्रेशर में भी बढ़ोतरी होती है। सभी चीज़ें जो है मेल्ट अवस्था या मैग्मा अवस्था में पाई जाती है। और जब मैग्मा में संवहनीय धाराएं चलती है तो प्लेट जो है जो कि मैग्मा के ऊपर स्थित है उसमें भी गति उत्पन्न होता है। और प्लेटों में गति अर्थात भूकंप या पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी निर्माण, इन सभी का कारण है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए निर्माण, पर्वतों का अगर निर्माण देखा जाए तो देखिए मैग्मा में संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। जब मैग्मा में संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है तो क्या होता है, मैग्मा जो है गति करता है, मैग्मा में गति उत्पन्न होती है संवहनीय धाराओं के कारण, ठीक है। और जब मैग्मा में गति होगी तो मैग्मा के ऊपर ही तो प्लेट है, तो प्लेट में भी जो है गति उत्पन्न होता है। और प्लेट में गति से हम लोगों ने देखा कि भूकंप, पर्वत निर्माण इत्यादि जो है उत्पन्न होता है। अब देखिए सबसे नीचे जो है, नीचे वाले परत में मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर प्लेट है और प्लेट के ऊपर स्थल है। तो देखिए जब ये हिलेगा, मतलब इसमें जब मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा, तो इसमें भी होगा और इसमें होगा तो स्थल में भी होगा। क्लियर बात है यहाँ तक दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें, स्थल मंडल जो है इसकी मोटाई जो है 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद दुर्बलता मंडल जो है ये जो है 100 से 400 किलोमीटर तक होता है। अब देखिए दुर्बलता मंडल में हम लोगों ने क्या देखा, तो इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और ऊर्जा के उत्सर्जन से तापमान बढ़ता है और सभी वस्तुएं जो है ये गलित अवस्था में रहती है और इसे ही मैग्मा कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्लेट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, कहाँ स्थित होता है, तो एकदम याद करने का कोई जरूरत नहीं, फिगर को दिमाग में उतारें। तो प्लेट स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में होता है। अब देखिए कितना प्लेट होता है, तो ध्यान रखिए प्लेट जो है प्रमुख 7 प्लेट है और अन्य प्लेटों की संख्या जो है 20 है, ये ध्यान रखें। और हम लोगों ने यह भी देखा कि प्लेट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है महासागरीय प्लेट, दूसरा है महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है दोस्तों। इन सभी को आप लिखते भी चलें साथ में। महासागरीय प्लेट जो है इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर होती है, ये हम लोगों ने फिगर में डिस्कस किया। जबकि महाद्वीपीय प्लेट की जो चौड़ाई है ये 30 से 35 किलोमीटर होती है। इन चौड़ाई के कारण क्या प्रभाव पड़ता है पर्वत निर्माण पर, ज्वालामुखी पर, इसे आगे देखेंगे हम लोग, निश्चित ही देखेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है महासागरीय प्लेट की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय प्लेट की चौड़ाई जो है 30 से 35 किलोमीटर। क्योंकि महासागर गहरा होता है स्थल के मुकाबले, है ना, इसलिए इसकी महासागरीय प्लेट की चौड़ाई जो है कम होती है। वहीं अगर महासागरीय प्लेट का निर्माण देखा जाए तो यह जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है और महाद्वीपीय प्लेट जो है ये ग्रेनाइट से बनी होती है।
ठीक है। महासागरीय प्लेट का वजन ज़्यादा होता है जबकि महाद्वीपीय प्लेट का वजन कम होता है। अब जो हम लोगों ने देखा कि 7 जो प्लेट है, प्रमुख 7 प्लेट है, और जब मैग्मा में संवहनीय धाराएं बनती है तो प्लेटें गति करती है। तो प्लेटें किस प्रकार से गति करती है अब हम लोग उसे देखेंगे। तो ध्यान रखिए, प्लेटों की गति जो है ये 3 प्रकार से होती है। ध्यान रखें आप, प्लेटों की गति मुख्य 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सा? तो देखिए, पहला है कन्वर्जेंट या अभिसरण गति। ध्यान रखें आप, समझने की कोशिश करें। कन्वर्जेंट या अभिसरण गति। तो अभिसरण गति किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखें, जब कोई भी 2 प्लेट, मान लेते हैं 2 प्लेट है, एक दूसरे के नज़दीक आए, ठीक है, 2 प्लेट जो है एक दूसरे के नज़दीक जब आती है तो इस प्रकार के गति को कन्वर्जेंट या अभिसरण कहते हैं। अब आपसे सवाल कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, अभिसरण। प्लेटों की जो दूसरी गति है इसे कहते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट या अपसरण। अब देखिए, अपसरण क्या होता है? तो दोस्तों, जब कोई 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाए, ठीक है, जब कोई 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस प्रकार के गति को अपसरण गति कहते हैं। और अभिसरण में देखा था जब 2 प्लेटें पास आ रही है, अभिसरण, ठीक है, पास। अभी मतलब जैसे आप किसी को बोल रहे हैं अभी करना है, मतलब आप उसको अभी नज़दीक बुलाना चाह रहे हैं, अभी, तुरंत, ठीक है। और अपसरण में क्या है? जब 2 प्लेटें दूर जा रही है। तीसरा जो प्लेट का गति है इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स या संरक्षी गति, ठीक है, ट्रांसवर्स या संरक्षी गति। इस प्रकार की गति में क्या होता है कि एक प्लेट जो है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है और दूसरा प्लेट जो है यह नीचे की ओर गति करता है। तो हम लोगों ने 3 प्रकार से प्लेटों की गति को देखा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला था अभिसरण, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। दूसरा था अपसरण, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही थी। और तीसरा था संरक्षी गति। इसमें क्या हुआ कि एक प्लेट जो है ये ऊपर जा रहा है और दूसरा प्लेट नीचे गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर्वतों के प्रकार। इन प्लेटों की गति से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहला जो पर्वत है ये है अपना मोड़दार पर्वत, ठीक है दोस्तों, मोड़दार पर्वत। देखिए, पहला सवाल ये आप याद रखिए कि मोड़दार पर्वत का निर्माण जो है प्लेटों की अभिसरण गति से होता है। अभिसरण गति मतलब अभी बताए, मतलब अभी से जब 2 प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है, ठीक है, तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। अब देखिए ये कैसे होता है, तो आप ये समझने का प्रयास करें आप, ठीक है। ये देखिए अपना जो है दुर्बलता मंडल है, तो दुर्बलता मंडल में सभी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि गलित अवस्था में होती है और इसमें जो है संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। कुछ धाराएं जो इस प्रकार चलती है गर्म, और कुछ प्रकार धाराएं जो इस प्रकार से नीचे आती है, कुछ नीचे से ऊपर और कुछ ऊपर से नीचे। अब इस प्रकार की धाराओं के चलने के कारण नीचे जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइंस, जिसे मैग्मा है कहा गया है, इसमें गति उत्पन्न होगी। और इसी के ऊपर तो प्लेट स्थित है जो हम लोगों ने फिगर में डिस्कस किया। अब मैग्मा में गति से प्लेटों में गति, तो देखिए आप फिगर में अगर आप देखें तो देखिए P1 और P2 कोई 2 प्लेट है। यहाँ पर देखिए P1 और P2 कोई 2 प्लेट है और नीचे में देखिए संवहनीय धाराओं का निर्माण हो रहा है ना, माफ करें। तो देखिए
ये जो P1 है इधर जा रहा है और P2 इधर आ रहा है, तो इसके ऊपर जो स्थल का भाग है, स्वाभाविक बात है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएगी तो देखिए यहाँ पर जो है इस भूमि में इस प्रकार से मोड़ उत्पन्न होता है, और यही जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण करता है। क्लियर है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय। हिमालय निर्माण में देखिए दो प्लेटें जो है एक दूसरे के नज़दीक आई थी और टकराई थी। ये प्लेट था हमारा यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेट जो है आप ध्यान में रखें। हिमालय निर्माण में जो है कार्य किया था दो प्लेटों ने। किसने? यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है इस प्रकार से अभिसरण गति से होता है। अब देखिए, जब कॉन्टिनेंटल मतलब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती है, ठीक है, तो इस प्रकार के बने पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, चौड़ाई इसमें ज़्यादा होती है। किसमें? तो जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराती है। ध्यान रखें, इसका उदाहरण है माउंट एवरेस्ट। अब है एक प्लेट जो है महाद्वीपीय हो और दूसरा जो है महासागरीय हो, तो देखिए एक का जो चौड़ाई है ये 35 किलोमीटर है और दूसरा का 8 किलोमीटर है। तो इस केस में देखिए क्या है, तो इस केस में जब एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेट हो तो ज्वालामुखीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। मतलब इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है जिसमें ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और इसकी चौड़ाई जो है कम होगी। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए है एंडीज पर्वतमाला। आप समझने की कोशिश करें, एंडीज पर्वतमाला जो है ये किस प्रकार से बनेगा, तो जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो दूसरा महासागरीय हो, इसमें जब अभिसरण गति होती है तो ज्वालामुखीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जबकि जब दो प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट जो है एक दूसरे के नज़दीक आता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब देखिए मोड़दार पर्वत के कुछ उदाहरण जो कि एग्जाम में बराबर जो है पूछ लिया जाता है। तो ये है अपना हिमालय जो कि नेपाल में है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वतमाला दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में है। और अल्पास एवं यूराल ये दोनों जो है ये यूरोप में है। तो ये सारे जो पर्वत हैं ध्यान रखें आप, मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, हिमालय कहाँ पर है? नेपाल में है। एंडीज कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। और अल्पास एवं यूराल ये दोनों यूरोप में है। ठीक है, तो दो कंडीशन हम लोगों ने देखा। क्या देखा? तो महाद्वीपीय प्लेट दोनों महाद्वीपीय प्लेट जब टकराएगी तो वलित, ठीक है, पर्वत का निर्माण होगा। उसका उदाहरण देखा माउंट एवरेस्ट। इसकी चौड़ाई जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, इसकी चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कंडीशन था कि जब एक महाद्वीपीय प्लेट हो और दूसरा महासागरीय प्लेट हो तो किस प्रकार का पर्वत बनता है? ज्वालामुखीय मोड़दार पर्वत। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा था एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला जो कंडीशन है ये कहता है कि जब दोनों प्लेट ही महासागरीय हो। ठीक है, महासागरीय हो अर्थात जो है दोनों प्लेट की चौड़ाई आप देख लीजिए 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर। जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आकर टकराएगा तो देखिए क्या होता है, आप समझने का प्रयास करें। ये सारी जो है गलित अवस्था में है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्लेट है
दो महासागरीय प्लेट है, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। चूंकि दोस्तों यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है और इस प्लेट की चौड़ाई जो है बहुत ही कम है, तो इतना फोर्स जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी चौड़ाई जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए यहाँ से मैग्मा जो है बाहर निकल जाता है। ध्यान रखें आप। तो जब दो महासागरीय प्लेट हो तब क्या होगा, तो देखिए ज्वालामुखी श्रृंखला एवं द्वीप का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि महासागरीय प्लेट की चौड़ाई कम होती है, इसलिए जो है मैग्मा जो है आसानी से बाहर आ जाता है। और जब मैग्मा आसानी से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ज्वालामुखीय श्रृंखला का निर्माण होगा। चट्टानों का निर्माण ना होके बल्कि छोटे छोटे जो हैं द्वीप का निर्माण हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगला जो हमारा प्लेट है ये है भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अगला जो प्लेट है भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। देखिए ये क्या होता है, तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर गति करती है, ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर गति करती है तो भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। सवाल पूछ लेगा अगर कि भ्रंश पर्वत का निर्माण प्लेटों की किस प्रकार की गति के कारण होता है, तो ध्यान आपको रखना है यह होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, दूर हटना। कन्वर्जेंट में था अभिसरण और ये है डाइवर्जेंट। इसमें देखिए कि जैसे एक दो प्लेट है, ये P1 इधर जा रहा है, P2 इधर जा रहा है, तो बीच में जो है इस प्रकार से धंस जाता है। ठीक है, और दोनों अगल बगल भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण अगर आप देखें दोस्तों तो अपना इंडिया में जो है सतपुड़ा रेंज भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वहीं साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है यह भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, और सियरा नवादा USA में है, यह भी भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मोड़दार पर्वत का निर्माण कब होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है। उदाहरण में कई सारा उदाहरण देखा, हिमालय, एंडीज, यूराल, राकी। ठीक है, दूसरा देखा भ्रंश या ब्लॉक पर्वत। इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, सतपुड़ा, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नवादा USA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना अपशिष्ट पर्वत। देखिए अपशिष्ट पर्वत क्या है कि मान लेते हैं यह कोई पर्वत है। अब देखिए ज्वालामुखी क्रिया, मौसमी प्रभाव या किसी भी प्रभाव के कारण जब चट्टानों में देखिए क्षय होना शुरू होता है तो धीरे धीरे इसका जो पहले जो साइज था उसमें कमी आती है इसके क्षरण से। तो अब यह इस प्रकार का हो गया, लाखों वर्षों में इसमें भी क्षरण हुआ तो अब यह इस प्रकार का हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, जब जलवायु एवं मौसमी प्रभाव के कारण चट्टानों में अपरदन होता है तो इस प्रकार बने चट्टान को क्या कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि अपशिष्ट पर्वत जो है यह पर्वत की अंतिम अवस्था है, अर्थात जो आज अपशिष्ट पर्वत है कभी वह जो है वलित पर्वत रहा होगा, बड़ा विशाल रहा होगा। इसका उदाहरण जैसे आप देख लें तो अरावली पर्वत, यह जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो पर्वत के 3 प्रकार हो गए। अब इन 3 प्रकारों में जो हमारे देश में किस किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, कौन सा पर्वत किस टाइप का है, इन सभी को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक शुरू होता है हिमालय। ठीक है, हिमालय। देखिए हिमालय जो है ये मोड़दार पर्वत है, आपको पता है क्योंकि दो प्लेट जो है टकराई थी, यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दोनों में जो है प्लेटों में अभिसरण गति हुई और एक दूसरे से टकराकर मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है।
ठीक है। उसके बाद देखें दोस्तों, अगर हिमालय का विस्तार जो है इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से हिमालय का विस्तार है, आगे तक है ना, तो इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार। हिमालय की आकृति धनुषाकार है। और हिमालय का जो विस्तार अगर देखें आप इस प्रकार से जो है, तो यह विस्तार जो है सिंधु जो गौर जो बनाती है, सिंधु गौर से लेकर के कहाँ तक? दिहांग तक, ब्रह्मपुत्र दिहांग, ठीक है। कहने का मतलब आप ये समझें कि अगर आपको इस तरह से दे दे हिमालय का विस्तार सिंधु गौर से दिहांग गौर्ज तक है। अगर राज्यों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार है। लगभग देखिए इसकी लंबाई जो है 2400 से 2500 किलोमीटर है। ये जो हिमालय की लंबाई आप देख रहे हैं, ये 2400 से 2500 किलोमीटर तक फैला है, ध्यान रखें आप। देखिए हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बिल्कुल पता है कि ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो है जिसका ऊंचाई जो है 8,850 मीटर, कहीं जगह 8,848 मीटर भी रहता है। तो आप ध्यान रखें, जो कि नेपाल में है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट एवरेस्ट है, और यह जो है नेपाल में है। और नेपाल में हिमालय को सागर माथा कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई दफ़ा पूछा गया है। अब देखिए हिमालय निर्माण प्रक्रिया को समझें तो दो प्रकार का जो है कंसेप्ट दिया गया था हिमालय निर्माण संबंध में। ये क्या था? देखिए पहला जो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, दूसरा जो है भूसन्नति सिद्धांत है। अब आपका जीएस पेपर 2 में मेंस में एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं। तो उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं हिमालय निर्माण। तो दो प्रकार से, प्लेट विवर्तनिकी और भूसन्नति। तो पहले दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने, ठीक है। और इस सिद्धांत का कहना था कि महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और कौन से महाद्वीपीय प्लेट थे? तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, ये था यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। क्या कह रहा है दोस्तों कि ये जो है यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति जो है उत्तर की ओर जब हुई तो दो प्लेटें जो है ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक जा रहा है, दोनों जो है महाद्वीपीय प्लेट है, तो आपको पता है कि किस प्रकार का पर्वत बनेगा? वलित पर्वत बनेगा। अब देखिए इधर गति जो है उत्तर की तरफ ज़्यादा थी, ठीक है। ये ईस्ट भाग है हिमालय का, ये वेस्ट भाग मतलब पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो दोनों प्लेट की गति के करने के कारण बीच में देख रहे हैं आप मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है। ईस्ट भाग में देखिए गति ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा तेजी से टकराया है, इसलिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। और वेस्ट में जो है चौड़ाई ज़्यादा है। ईस्ट में ध्यान रखें क्या कह रहा है? ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है ईस्ट में, और वेस्ट में चौड़ाई ज़्यादा है। ध्यान रखें, ईस्ट में ऊंचाई ज़्यादा, वेस्ट में चौड़ाई ज़्यादा। तो ये जो है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था, हैरी हेस ने दिया, बोला दो प्लेट टकराने से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए अगला जो अपना सिद्धांत था भूसन्नति सिद्धांत, ये क्या था इसे भी आप जरा ध्यान से देखें। देखिए ये जो है वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था
वेगनर के अनुसार ये कहा गया कि देखिए इस प्रकार की जो फिगर में आप आकृति देख रहे हैं, वेगनर ने इसे पेंजिया नाम दिया और इसके आसपास जो समुद्री था लैंड का जो घेरा हुआ था भाग, इसे पैंथालासा भाग दिया। ठीक है, ये जल वाले भाग को पैंथालासा नाम दिया। अब देखिए जब इस पर बल का प्रभाव पड़ा तो इस बल के प्रभाव से यह जो है दो भागों में टूट गया। ठीक है, पहला भाग कहलाया अंगारा लैंड और दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिगर में हर चीज क्लियर है, आप देखें। अब देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बनने से यहाँ पर जो है, देखिए फिगर में आप देखें, अंगारा लैंड ये वाला पहला भाग, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ एक छिछले सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर बना। देखिए टेथिस सागर पेंजिया के टूटने से बना। ठीक है, जब पेंजिया जो है दो भागों में टूट गया, गोंडवाना अंगारा लैंड, तो टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तत्पश्चात उसके बाद भूसन्नति की क्रिया हुई। भूसन्नति की क्रिया मतलब जो है ये जो आपका पेंजिया का निर्माण हुआ, उस सागर में अवसाद जमा हुए। ठीक है, अवसाद, भूसन्नति की क्रिया क्या, सागर में जो है अवसाद जमा हुए। और ध्यान रखें भूसन्नति का सिद्धांत जो है कोबर ने दिया था। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था। ज्योग्राफी ऑप्शनल में इससे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई दफा पूछा गया है। अब देखिए ये सिद्धांत क्या था, मान लेते हैं, देखिए इस प्रकार से जो है एक अंगारा लैंड है, एक गोंडवाना लैंड है, बीच में यहाँ पर जो है अपना टेथिस है। अब क्या हुआ कि इसमें जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा होते गए। ठीक है, और बल जो है इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। तो देखिए जब दोनों तरफ से इसमें बल लग रहा है तो इसे दबाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इसमें नीचे की ओर भी बल लगेगा। और अब लगातार इधर से लग रहे बल के कारण देखिए जो है इसमें धीरे धीरे उठाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इधर से बल लग रहा है, इधर से लगातार बल लग रहा है। ये जो अवसाद थे इसमें जो है मोड़ उत्पन्न शुरू हो गया और फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए हिमालय का विभाजन जो है, इसमें मुख्यतः 3 हिमालय को बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो महान हिमालय के बारे में पढ़ते। देखिए इस प्रकार आप समझें कि ये महान हिमालय है, ठीक है, ये मध्य हिमालय है और उसके नीचे शिवालिक हिमालय है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं महान हिमालय को। देखिए महान हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे मुख्य एवं सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग है महान हिमालय, इसलिए इसको भी, इसका नाम जो है महान हिमालय भी पड़ गया। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। अब महान हिमालय का विस्तार आप देखें तो ये नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। सभी पर्वतों को देखेंगे हम लोग, घबराएं नहीं, पर आप ध्यान रखें महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक। अब देखिए महान हिमालय में जो सर्वश्रेष्ठ चोटियां हैं वो इसी हिमालय में पाई जाती है और बड़ी बड़ी चोटियां इसी हिमालय में पाई जाती है, इसलिए तो उसका नाम महान हिमालय पड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि महान हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां पाई जाती है। तो देखिए पहला है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत महान हिमालय में है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है।
ध्यान रखें, सवाल पूछ लिया जाता है कंचनजंगा पर्वत कहाँ है, तो सिक्किम में। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, केदारनाथ उत्तराखंड, महान हिमालय की प्रमुख चोटी। तो आपको ध्यान रखना है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है। मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये सब जो है नेपाल में स्थित है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब जो है उत्तराखंड में स्थित है, और ये सारा जो है हिमालय का प्रमुख चोटी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, तो महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो देखिए सवाल, आपको कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि आप रट नहीं सकते, ठीक है, वो आपको समझना ही जरूरी है। अब देखिए, महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय है, ऐसा ही सवाल कई दफ़ा आपको पूछा गया है। घटना चक्र में आप देख लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में देख लें, तो ये चीज़ आप रट नहीं सकते, क्योंकि ये आप फिगर अगर ध्यान रखते हैं तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ये महान हिमालय था, नीचे जो है मध्य हिमालय है, तो ये इसके दक्षिण में है। क्लियर सा बात है। तो अपना पहला लाइन वही कह रहा है कि मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। अब देखिए मध्य हिमालय जो है ये समानांतर नहीं है, अर्थात अपना जो महान हिमालय था वो एक जैसा फैला हुआ है, लेकिन मध्य हिमालय क्या है, ये समानांतर इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है ना, अर्थात पहाड़ियों का समूह है, श्रेणी है। मध्य हिमालय जो है दोस्तों, इसमें अवसादी चूना पत्थर एवं रूपांतरित क्वार्ट्ज से बना हुआ है। ध्यान रखें, मध्य हिमालय में चूना पत्थर एवं क्वार्ट्ज का जो है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण इसी से हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ स्टार लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। आप ध्यान रखें कि महान हिमालय और मध्य हिमालय जो है ये किससे अलग होता है। तो ध्यान रखिए, महान हिमालय, मध्य हिमालय MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है, इसी से सिमिलर ऑप्शन रहता है, उस समय जो है या तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग या गलती मार देते हैं। तो इसे आप सुधारेंगे कब, जब आप इसका लगातार नोट्स बनाकर रिवीजन करेंगे। तो आप हम लोगों ने क्या देखा कि महान हिमालय और मध्य हिमालय ये अलग होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए मध्य कश्मीर घाटी जो है ये मध्य हिमालय में स्थित है। देखिए घाटी क्या है ना कि दो चोटियों के बीच में, अगर इस तरह से दो श्रेणियों के बीच में जो ये आप कह लें जहाँ लोगों का निर्वास होता है, तो कश्मीर घाटी जो है ये मध्य हिमालय में है। इसके अलावा देखिए पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, नागटिवा उत्तराखंड में, ये सब जो है महाभारत नेपाल में मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। ध्यान रखें, आपसे सवाल पूछ लेगा पीर पंजाल जो है ये किस हिमालय का भाग है या श्रेणी है, तो आपको याद रखना है, समझ लीजिए, याद की आवश्यकता नहीं है। तो पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिवा, महाभारत ये सब मध्य हिमालय का भाग है। वैसे भी अगर आप महान हिमालय के प्रमुख चोटी को याद रखते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा, नामचावरबा, धौलागिरी, मसालू, मकालू, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब महान हिमालय का भाग है। और मध्य हिमालय का भाग जो है आपको ध्यान रखना है, धौलाधार, पीर पंजाल, नागटिवा, महाभारत ये सब मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, देखिए पीर पंजाल और धौलाधार जो दो श्रेणी है इसके बीच में कुल्लू घाटी है। घाटी देखिए आप इस तरह समझिए कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो समतल मैदान है ना, जैसे कश्मीर घाटी भी जो है ये मध्य हिमालय में है। एक सवाल बन जाता है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कौन सी घाटी है, तो कुल्लू घाटी, PKD, ठीक है।
PKD, ऐसे याद रखें। पंकज कुमार डॉक्टर, पीर पंजाल धौलाधार के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। तो हम लोगों ने देखा महान हिमालय को, मध्य हिमालय को। अब हम लोग देखेंगे शिवालिक हिमालय को। तो आपको याद रखना है, क्या समझ लेना है। देखिए महान हिमालय ये, इसके दक्षिण में मध्य हिमालय, फिर इसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। अब आपसे पूछ देगा शिवालिक हिमालय स्थित है डैश, ठीक है, मध्य हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में, ठीक है, महान हिमालय के उत्तर में। तो आपको ध्यान रखना है क्या, एक लाइन से बना हुआ है। पहले महान हिमालय, उसका दक्षिण मध्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय का दक्षिण मतलब नीचे जो है शिवालिक। देखिए शिवालिक हिमालय जो है ये हिमालय का आउटर पार्ट है, बाहरी भाग है, इसलिए शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ध्यान रखें आप, शिवालिक को बाह्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय का आउटर पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है, और सबसे नवीनतम भाग है ये हिमालय का। सवाल पूछ दे हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, शिवालिक है। ध्यान रखें आप। ये जो है बना कैसे, तो अवसादों के जमा होने से। महान हिमालय है, मध्य हिमालय, इसका जो है क्षरण हुआ, अवसादों के जमा होने से शिवालिक का निर्माण हुआ है। ध्यान रखें आप। शिवालिक का विस्तार दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पोटवार जो कि पाकिस्तान में है, शिवालिक का विस्तार कहाँ से है, पोटवार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ध्यान रखें, शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पोटवार से अरुणाचल प्रदेश तक। और इस शिवालिक को जो है नेपाल में चुड़िया मुड़िया पहाड़ी कहते हैं। कई दफ़ा आपसे सवाल पूछा गया है, इसलिए आप इसे स्टार लगाकर जरूर याद रखें। शिवालिक को नेपाल में क्या कहते हैं, तो चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी। उसी तरह से सवाल यह भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। अब देखिए ये जो है अपना मध्य हिमालय था, ठीक है दोस्तों। मध्य हिमालय इस प्रकार से श्रेणियों में बटी है। फिर शिवालिक जो है, शिवालिक तो मध्य हिमालय और शिवालिक एक दूसरे से अलग कैसे होता है, तो जब हम लोगों ने महान हिमालय और मध्य हिमालय के अलग के बारे में पढ़ा था, तो आप याद करिए MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग कैसे होता है। तो इसमें आपको याद रखना है MBF, मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, जबकि मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। इन दो बातों को आप जरूर ही ध्यान रखें। अब देखिए शिवालिक में कई प्रकार के द्वार और दून पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर करना है, देखिए मध्य हिमालय में घाटियां पाई जाती है, ठीक है। घाटी मतलब दो श्रेणियों के बीच में जहां लोग निवास करते हैं, समतल मैदान, उसे घाटी बोले। जैसे अब पूछ ले कश्मीर घाटी किस हिमालय में पाई जाती है, घाटी जैसे लगा आप समझ जाइए वो मध्य हिमालय है। द्वार और दून जैसे पूछ दे तो समझ जाइए वह जो है शिवालिक का भाग है। जैसे देखिए हरिद्वार, ठीक है, चुंबी घाटी, दून घाटी, ठीक है, ये सब जो है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है, ठीक है। मसूरी है ना। अब देखिए ये 3 हिमालय तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए दोस्तों हिमालय के पहले भी, हिमालय से पहले भी जो है श्रेणियां हैं उन्हें पढ़ेंगे। ये देखिए ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है ये हिमालय से पहले हुआ है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ और ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय के उत्तर में, ये समझिए ये अपना महान हिमालय है, इसके उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय की देखिए प्रमुख 3 श्रेणियां हैं। क्या क्या है, कई सारा क्वेश्चन बनता है, बिहार दरोगा में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखें कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहला है काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये सब जो पूछ लिया जाता है। काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। काराकोरम श्रेणी को अगर आप देखें तो काराकोरम श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और ध्यान रखें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि K2 है या गॉडविन ऑस्टिन, ये जो है काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ध्यान रखना है आपको, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का। इसके अलावा देखिए काराकोरम श्रेणी में कई प्रकार के प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। इन ग्लेशियर को आपको ध्यान में रखना है। यह है सियाचिन, सियाचिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हिस्पर ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर, बाल्टेरो, ये सब प्रमुख ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। सियाचिन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है अपने पहले अध्याय में, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें, और जिसने उसे देखा है वो कमेंट करके बताएं कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों लद्दाख श्रेणी अब देखते हैं। लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम के स्थित दक्षिण में स्थित है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसी प्रकार से दोस्तों ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहला है काराकोरम, इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, लद्दाख श्रेणी जो है ये काराकोरम के दक्षिण में है। ध्यान रखें आप, आगे बढ़ते हैं। देखिए लद्दाख श्रेणी में ही दोस्तों माउंट राकापोसी स्थित है। याद रखने वाली बात है, कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है माउंट राकापोसी किस श्रेणी में है, तो लद्दाख श्रेणी में। माउंट राकापोसी जो है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। माउंट राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इस प्रकार से ढाल है, तीव्र है, ठीक है। और यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है, ध्यान रखें। इसके बाद ट्रांस हिमालय की जो अंतिम श्रेणी है जिसे जास्कर श्रेणी कहा जाता है। तो जास्कर श्रेणी का विस्तार देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखें कि जो लद्दाख श्रेणी का विस्तार जो है उसको जब ये देखिए इस प्रकार से कश्मीर, लद्दाख श्रेणी का विस्तार जब इधर हो जाता है तिब्बत की ओर, तो उसे जो है कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत नाम दिया जाता है। तो जास्कर श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ध्यान रखें आप, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कामेत है जो कि उत्तराखंड में है। ध्यान रखें आप, सवाल पूछ लेगा जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कामेत है। यह सवाल ऐसे भी पूछ लेगा जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेत कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश में, या एक और ऑप्शन नेपाल में। तो ध्यान रखें कामेत जो है उत्तराखंड में है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोगों ने 3 जो है ट्रांस हिमालय की श्रेणी को पढ़ा। पहला था अपना काराकोरम जिसका सबसे ऊंचा चोटी था K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला अपना श्रेणी था लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में जो हम लोगों ने देखा था कि माउंट राकापोसी स्थित है जो कि POK में, और माउंट राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीसरा अपना श्रेणी था जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो हम लोगों ने पढ़ा कि पढ़ा कामेत जो कि उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
सवाल बनता है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय जो है किसके द्वारा अलग होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं। एक बार फिर रिवीजन मार लीजिए आप। आपने देखा था महान हिमालय और मध्य हिमालय जो है MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मध्य हिमालय और शिवालिक जो है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग हो रहा था। देखिए ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक। इसी के उत्तर में तो जो है अपना ट्रांस हिमालय है, जिसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किस श्रेणी द्वारा अलग होता है। ध्यान रखें, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय इंडो सांगपो सचन जोन द्वारा अलग होता है। इंडो सांगपो सचन जोन द्वारा अलग होता है। कौन? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब जरा आप फिगर की तरफ आ जाएं, जो कि आपको अच्छे से समझना है। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग ट्रांस हिमालय को देखेंगे। तो देखिए ये अगर इसको इस प्रकार से जम्मू कश्मीर मान लेते हैं, तो देखिए पहला जो है यहाँ देखिए महान हिमालय लिखा हुआ है, तो ये श्रेणी इधर एकदम अरुणाचल प्रदेश तक चला गया है। उसके बाद देखिए बीच में आप जो देख रहे हैं इस तरह का सीरीज जो है, ये हो गया अपना मध्य हिमालय। फिर देखिए ये जो है शिवालिक हो गया, तो इस पर भी आएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांस हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने दोस्तों 3 श्रेणी देखी थी। कौन कौन सा? काराकोरम श्रेणी देखा, लद्दाख श्रेणी देखा, जास्कर श्रेणी देखा। ठीक है, अब देखिए काराकोरम श्रेणी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, तो काराकोरम श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है, और यही K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, तो लद्दाख श्रेणी में जो है माउंट राकापोसी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। अगला जो अपना श्रेणी था जास्कर श्रेणी। देखिए जास्कर श्रेणी में हम लोगों ने क्या देखा, तो यहाँ पर आप फिगर में बना लें माउंट कामेत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? इसकी स्थिति को आप हमेशा ध्यान में रखें। ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। काराकोरम में K2, लद्दाख में राकापोसी और जास्कर में माउंट कामेत। ये जो है ये तीनों देख रहे हैं आप, ये तीनों श्रेणी जब आप देखिएगा तो देखिए यहाँ से अपना महान हिमालय शुरू हुआ है, तो इसी के उत्तर में ये तीनों श्रेणी स्थित है, और इन तीनों को जो है ट्रांस हिमालय कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान में क्या रखना है कि महान हिमालय का आप विस्तार देखें। देखिए इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, महान हिमालय जो है ये ऐसे जा रहा है, एक श्रेणी के रूप में गया हुआ है। देखिए एकदम अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक। ठीक है, अब देखिए इसका जो चोटी है ये हम लोगों ने देखा था। ये आप ध्यान रखें, आपको ये चोटी जो है सजाने के क्रम में पूछ लेगा। जब क्वेश्चन टफ आता है तो इसी प्रकार से आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इधर से अगर शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, तो देखिए ये है अपना नामचा बरवा पर्वत। फिर देखिए कंचनजंगा है ना, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी। ठीक है, ये सब नेपाल में पड़ गया। माउंट एवरेस्ट देखिए सबसे ऊंचा है नेपाल में, सागरमाथा। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप नंदा देवी, फिर देखिए आप बद्रीनाथ, नंदा देवी के बाद बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। तो ये सब जो है महान हिमालय का प्रमुख चोटी है। एकदम आप सीरियली में इसको समझने का कोशिश करें। कैसे? तो
अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ चला जाए तो देखिए क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड। फिर धौलागिरी, मसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, नेपाल, कंचनजंगा, सिक्किम, नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखें तो महान हिमालय के बाद आपको एक श्रेणी दिखाई दे रही होगी। देखिए ये पीर पंजाल, ठीक है, फिर नागटिवा, ये जो बीच बीच में कटेड श्रेणी है ये है अपना मध्य हिमालय, ध्यान रखना है। अब देखिए पीर पंजाल, धौलाधार, इसी के बीच में तो कुल्लू घाटी है, हम लोगों ने पढ़ा पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। तो मध्य हिमालय की प्रमुख जो श्रेणियां हैं उसे आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, तो पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत श्रेणी, ये सब मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ब्लैक लाइन से भी जो बना हुआ है श्रेणी, ये अपना शिवालिक का विस्तार है। और देखिए शिवालिक का विस्तार जो है इस प्रकार से हुआ है। और यहाँ देखें डाफला, मिसमी, अबोहर, ये सब जो है शिवालिक की प्रमुख श्रेणियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। इसको और विस्तार से देखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा भाग 1, ठीक है, हिमालय के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पार्ट 1 था। फिगर को आप विस्तार से बना लें। उम्मीद है जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और प्लेट में गति कैसे होती है, स्थल के भाग पड़े, लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल में सभी चीज़ें गलित अवस्था में क्यों पाई जाती है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे से आप इसका नोट्स बनाकर रिवीजन करें। इसका भाग 2 जल्द ही आएगा। इसके पश्चात हम लोग हिस्ट्री में जो है मुगल वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।